हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कल क्वेश्चंस कराया था लेकिन उसमें बहुत कम क्वेश्चंस थे, लेकिन आज जो क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और थोड़े से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं है, 10 ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप कीजिए। पहला क्वेश्चन मैं दिखता हूँ आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन अपना ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is true for an electric field due to a point charge q, कैपिटल Q, CH से चार्ज, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे अपने आपको दे रहा हूँ मैं, KQ ऐसे नहीं, E इज इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन अपना ये है कि E इज इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप। सी नंबर ऑप्शन ये है अपना कि E इज इक्वल टू के क्यू बटे आर क्यूब और ये आर वेक्टर। टी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन किसी से नहीं हुआ तो समझ दो गोली मार दूंगा मैं उसको, यहीं पे गोली मार दूंगा, पटक के गोली मारूंगा, पटकूंगा और ठा दे थक थक थक। समझ में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन होना चाहिए आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार मैं कॉन्सेप्ट की तरह इसे यूज कर चुका हूँ बहुत सारे क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है और इसे मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए। हो गया। क्या आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे भाई, कैसे, सी बात है भाई। तुम ये जो लिखे हो ना E इज इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये क्या है, ये स्केलर फॉर्म है भाई, स्केलर फॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर फॉर्म है। लेकिन जो E इज इक्वल टू तुम लिखते हो यहाँ पे, E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर और आर कैप, तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब कैसे हुआ बताइए सर, कैसे हुआ। अब मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ। के क्यू बटे आर स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड, और आर कैप क्या देता है, यूनिट वेक्टर डायमेंशन। कल भी बताया था, आज ही बता रहा हूँ। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, E इज इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू आर वेक्टर बटे आर क्यूब। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आगे नहीं गाऊंगा, सवाल सोल्व कीजिए फटाफट, जल्दी। सर बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है। अरे खुश हूँ भाई, खुश हमेशा रहना चाहिए, आपको भी रहना चाहिए। क्या दिक्कत है, खुशी से जलन हो रहा है क्या, गाना गा रहा हूँ तो। इंसान गाना तब गाता है जब खुश रहता है वो। तो मैं आज बहुत खुश हूँ और हमेशा खुश रहता हूँ। मेरे चेहरे पे आज सिकन भी देखोगे ना तब भी मैं खुश रहता हूँ। जल्दी क्वेश्चन को हो गया, 1 मिनट तो बीत चुका बात करते। चलो मैं सोल्यूशन करता हूँ इसका। क्वेश्चन है अपना कि ये पॉइंट चार्ज ऑफ 0.009 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है भाई, ओरिजिन पर रखा हुआ है। मान लो एक ओरिजिन है, ये 0,0,0 एक ओरिजिन है और क्या 0.009 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है जो ओरिजिन पर रखा गया, ठीक है। चलिए मान लेते हैं। बोल रहा है कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट पॉइंट √2, 0 का मतलब तो कुछ नहीं हुआ, मतलब 0 मतलब के कैप में, मतलब ओरिजिन पे ही गया। समझ में आ रहा ना। मतलब एक ही एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो आप एक बात बताओ, कोई एक पॉइंट होगा, यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट होगा, स्पेस में तो जा रहा ही नहीं था, स्पेस में जाता तो हम ऐसे बना सकते थे, ठीक है ना। तो स्पेस में नहीं जा रहा है तो कौन सा, √2, 0 का तो कोई अस्तित्व है, मिट गया, क्योंकि 0 के कैप आएगा, ठीक है ना। तो ये होगा √2, 7। मान लो √0 बोलना चाहते हो तो √0 ही बोल दो, सॉरी 0 है ना, 0 ही बोल दो, क्या दिक्कत है। चलो कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको हटाकर, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस से समझ में आता है, ठीक है ना। आपको क्यों सर 0 क्यों हटा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सोल्व करूँगा, आंसर देखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए, अब ये अपना वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। बोल रहा है कि एक 0.009 माइक्रोकूलम का चार्ज ओरिजिन पर रखा गया, मतलब 0,0,0 थोड़ा सा दूर हो गया ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं
0.009 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये रखा गया 0,0,0 पे, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एट दिस पॉइंट, मतलब √2, √7, √0, मतलब √2 एक्स एक्सिस में, √7 वाई एक्सिस में और 0 जेड एक्सिस में, मतलब ये पॉइंट्स तीनों पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में। तो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो आप सोचो क्या होगा भाई, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ऐसे दिया हुआ आई कैप जे कैप में, मतलब वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है, वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है तो वेक्टरली सोल्व करेंगे इसको। अब वेक्टरली आपको क्या बताया था? वेक्टरली आपको ये बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टरली कैसे लिखा जाता है, KQ बटे R स्क्वायर R कैप, और इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है KQ बटे R क्यूब R वेक्टर। तो अपना इसका इस्तेमाल किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KQ R वेक्टर बटे R क्यूब। अब यहाँ से R वेक्टर लिखना चाहते हैं हम, R वेक्टर लिख दो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखा जाए पॉइंट कितना है, तो √2 आई कैप है प्लस √7 जे कैप है और प्लस √0 के कैप है, सॉरी 0 के कैप है। तो 0 का तो कोई अस्तित्व नहीं मिटा, तो इसको हटा दो, इसी कोई अस्तित्व नहीं तो इसको हटा दो। मतलब R का वैल्यू अपना आया √2 आई कैप प्लस √7 जे कैप। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब इसमें हम सोल्व करते हैं, रखते हैं वैल्यू। अब एक बात बताओ, K का वैल्यू कितना होता है? K का वैल्यू होता है अपना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। K का वैल्यू कितना होता है? मैं लिख दे रहा हूँ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, 9 × 10⁹ डालेंगे, ठीक है ना। अब Q का वैल्यू देखो, Q का वैल्यू, Q चार्ज का वैल्यू कितना है? 0.009 माइक्रो कूलम। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कूलम में डालें, यहाँ पे वैल्यू कूलम में है तो इसको भी कूलम में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 0.009 इंटू माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, माइक्रो का फैक्टर। बेसिक मैथ्स आपने पढ़ा है, बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा, जाकर मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखिए, वहाँ पे मैं बताया हूँ डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, इन सारे चीज़ों को बताया हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं माइक्रो का फैक्टर देखूँ तो माइक्रो का जो फैक्टर होता है अपना डेसी सेंटी मिली माइक्रो, 10⁻⁻1 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁶ होता है। मुझे भी याद नहीं होता है माइक्रो का क्या होता है, मिली का क्या होता है, पिको का क्या होता है, नैनो का क्या होता है, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है, समझ में आ रहा है ना। वो ट्रिक अगर आपको चाहिए तो जाकर बेसिक मैथ्स का लेक्चर फटाफट देख डालो, समझ में आ रहा है ना, सब समझ में आ जाएगा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, सब बढ़िया था, ठीक है ना। और सब वैल्यू मतलब टिप्स से वहीं पे याद कर दोगे, मतलब आपको बाद में कभी भूलोगे ही नहीं, मतलब एक ऐसा सुपर ट्रिक से मैं दिया हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो माइक्रो का वैल्यू है 10⁻⁻6। अब यहाँ पे डाल देंगे 10⁻⁻6। अब R वेक्टर है भैया, तो R वेक्टर तो इतना है ना, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, जगह नहीं है तो क्या करते हैं, जगह बनाते हैं, क्या दिक्कत है। अब इसको थोड़ा सा हम इधर लिखेंगे तो जगह बन जाएगा, क्या दिक्कत है। देखो इधर लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, ये K का वैल्यू इंटू Q का वैल्यू हो गया 0.009 × 10⁻⁻6 माइक्रो का वैल्यू, ठीक है ना, माइक्रो कूलम हो गया, ठीक है। R कितना है अपना है √2 आई कैप प्लस √7 जे कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे अब R क्यूब, मतलब ये R जो है ना, R भैया ये R, इसका आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, वहीं R के बराबर होगा ना। मैग्नीट्यूड पहले निकालो तब ना R क्यूब करोगे, तब उस मैग्नीट्यूड का क्यूब कर दोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकाला जाता है, वेक्टर में पढ़े हो ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 7, मतलब 7 2 9, मतलब 3, मतलब 3 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब। अब हम करते हैं यहाँ पे कटम कुटी करेंगे तो ये गया और ये आ गया अपना 10⁻3, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अपना आया, चलो यहाँ पे 3 × 9 = 27, ये 27 है ना, तो ये 9 × 27 ये कट गया, 3 × 9 3 × 3 × 3 है, 3 × 9 1, मतलब 3 ये है ना, 1 2 3 बार लिखेंगे। देखो यहाँ पे कैसे कटा है, 3 बार लिखेंगे तो 3 × 9 9, तो ये 2 तो कट ही गया, तो बचा 3 ही ना, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। इट्स ओके, ठीक है। अब 3 बचा, अब 3 को कटा सकते हैं यहाँ से, यहाँ से इसको कटा सकते हैं 3 को, 3 × 3 बार में, ठीक है। अब ये 10 का पावर 3 है और 10 का पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -9 हो जाएगा, और 10 का पावर 9 और 10 का पावर -9 कट गया ये भी, ठीक है। अब ये कट गया, ये कट गया, बचा कौन सा, 10 का पावर 3, ये भी गया क्योंकि इसी के साथ गया ना। अब बचा अपना 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो बचा, अब हो गया, अपना आंसर आ गया 3 आया, ये आया √2 आई कैप प्लस 3 √7 जे कैप न्यूटन पर कूलम्ब, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इतना आंसर कौन सा है, 3 √2 आई कैप प्लस 3 √7 जे कैप। ओ भाई पहला ही ऑप्शन है अपना, कितना आसान था, मतलब धीरे धीरे सवाल को समझकर उसके रस में घुसना है, उसके अंदर फिर घुसने के बाद फिर बढ़िया से उसको क्या करना है, निहारना है। सवाल को निहारने के बाद अगर लगे कि कोई डायग्राम है तो उसको प्रस्तुत करना है आपको बोर्ड पे, और प्रस्तुत करने के बाद
उसके बाद छानबीन बढ़िया से करके कौन सा फार्मूला लगेगा, समझ में आ रहा ना, उस फार्मूला को लगाना है, टिकाना है और आंसर लाना है, आपके सामने है। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सोल्व कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इसको दिए आपको 2 मिनट का समय मिलता है, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी करना है। 2 मिनट लीजिए, पॉज कीजिए, क्वेश्चन को फटाफट कीजिए, ठीक है ना। कर लिया आपने, मैं सॉल्यूशन करूँ इसका, करूँ ना। देखिए मैं करता हूँ, आंसर को मैच कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है अपना कि ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन द मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। पढ़ा था, आपको पढ़ाया था ना मैं कि मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद आ रहा है कुछ? गजनी तो नहीं ना हो गए हैं? गजनी हो गए, भूल जा रहे हो? कैसे चलेगा भाई, इतना मेहनत से हम पढ़ाते हैं, कैसे चलेगा, तुम भूल जा रहे हो तो। अरे गजनी नहीं बनना है भाई, गजनी नहीं बनना है, दिमाग में स्टोर करके रखना, तभी जाके एग्जाम क्रैक कर पाओगे, खुद क्रैक नहीं हो जाना है। देखो इधर क्वेश्चन है कि ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन द मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मतलब एक चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखा गया है 2 प्लेट्स के बीच में इन मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। कोई भी एक्सपेरिमेंट दे क्या करना है, छोड़ो। इफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज रिवर्स्ड, मतलब कहने का मतलब जो इनिशियली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया गया था जिसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहा था और ऑयल ड्रॉप, समझ में आ रहा था, मिल्कन ऑयल ड्रॉप में ऑयल ड्रॉप ही था, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहा था। अब क्या किया जाए ना कि दूसरे केस में उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अब रिवर्स कर दिया जाए, बोल रहा है देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। नहीं समझ में आया? नहीं ना आया समझ में, कोई बात नहीं, डायग्राम बनाते समझ में आएगा। जो जो बोला है वैसे डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन किया जाए हम लोग, ठीक है ना। और डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कर दिया अच्छे से, सवाल जो है ना धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन मैं करता हूँ। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन दिया है 5G 4G 3G 2G। अरे भाई अंबनिया को बुलाना पड़ेगा लग रहा है हमको, हैं? ये पूरा मतलब पूरा तुम जियो का स्ट्रक्चर छाप दियो और नेट का 5G 4G 3G 2G, अंबानी जी। देखो यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन मैं करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ। देखो प्लेट बोल रहे हैं तो मान लो एक प्लेट था, ठीक है ना, एक प्लेट था, थोड़ा टेढ़ा प्लेट बन गया, गंदा लगेगा, सीधा बनाते हैं, ठीक है ना। ये प्लेट था, ठीक है ना, ये प्लेट था। अब ये अपना इनिशियल सिचुएशन मान लो, इनिशियल सिचुएशन मतलब जो पहले बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो एक क्यू है चार्ज पार्टिकल। मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि लेट ए चार्ज पार्टिकल क्यू पार्टिकल, लेट ए चार्ज पार्टिकल क्यू ऑफ मास एम। मास भी मानना पड़ेगा क्योंकि बिना मास का तो फोर्स बैलेंस ही नहीं होगा, mg भी तो लगेगा नीचे ना। अब यहाँ पे q चार्ज का पार्टिकल है, इसको मास दे देते हैं, ठीक है ना, मास दे देते हैं। इसका चार्ज कितना है, q है, बस यहाँ पे दिखता है, ठीक है ना। अब q है तो यहाँ पे बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल केप्ट इन इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मान लो ये 2 प्लेट है, ठीक है ना। अभी एक चार्ज पार्टिकल है, इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इससे अभी ऐसे लग रहा हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगा, मतलब फोर्स भी ऐसे लगेगा, समझ में आ रहा है ना, फोर्स भी ऐसे लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगेगा, ठीक है। मान लो इसको पॉजिटिव चार्ज है, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे लगेगा, और नीचे क्या लगेगा अपना mg, तो यहाँ पे F बराबर mg लगा। तो पहले सिचुएशन में हम लिख दे रहे हैं कि फ्रॉम इनिशियल, यहाँ इधर लिखते हैं, इधर इनिशियल सिचुएशन, फ्रॉम इनिशियल सिचुएशन इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहा है ना, पहले में तो बोल रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन लाओ भाई, सीधी सी बात है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाएगा अपना, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो है ना F बराबर mg हो जाएगा, और जो F लग रहा है भैया, F का वैल्यू क्या होता है, QE, ठीक है ना, बराबर mg। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम निकाल दे रहे हैं mg/q। कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ से mg/q निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब देखा जाए, अब दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अब दूसरे स्टेटमेंट को वैसे ही डायग्रामेटिकली कोड करेंगे, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज रिवर्स्ड। चल भाई जो बोला वो काम करना है। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा था, अब क्या कर रहे हैं, नीचे ही लगा दे रहे हैं। चल यहाँ पे लगाते हैं फाइनल सिचुएशन में, ये अपना m मास का q चार्ज इसका, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर लगा देते हैं, ठीक है ना, और इधर mg पहले से लग रहा है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा भाई, फोर्स भी इधर ही लग जाएगा ना, फोर्स इधर ही लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही लग जाएगा। अब तो कोई फोर्स ऊपर है ही नहीं जो इसको रोक पाए गिरने से। अभी इक्विलिब्रियम ये रहा कहाँ, पूरा इसका मतलब दुर्गति कर दिए तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगा के।
मतलब आराम से ऐसो आराम से हवा में लटक रहा था मस्त। एफ यू उधर ऊपर लग रहा था, मतलब एफ ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा था जिसके चलते फोर्स ऊपर लग रहा था और नीचे एम जी लग रहा था, तो हवा में आराम से ऐसे लटक रहा था, ले भाई ले। लेकिन यहाँ पे क्या किया तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे लगा दिया, तो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे लगने लगा, एफ बराबर क्यू ई, तो क्यू ई नीचे लगने लगा और एम जी नीचे लगने लगा, जिसके चलते क्या होगा, ये कुछ एक्सेलरेशन से भैया नीचे आना चालू हो जाएगा, कुछ एक्सेलरेशन से। अब वहीं पूछ रहा है कि बताओ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो कर देते हैं, सीधी सी बात है, पढ़ा है ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो यहाँ पे लगाओ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है भाई, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ से तो आएगा, तो नेट फोर्स है कितना, एम जी प्लस एफ ई, एम जी प्लस एफ का वैल्यू कितना है, क्यू ई होगा ना, एफ का वैल्यू क्यू ई होता है, ठीक है ना, तो क्यू ई हो जाएगा एम जी प्लस क्यू ई बराबर एम ए। इससे कहाँ कुछ निकलेगा, एक्सेलरेशन निकाल दोगे, निकालो, एम जी प्लस क्यू ई बाई एम आ जाएगा। कहाँ ऑप्शन है इसमें, तो 5G 4G 3G 2G, ये तो नेटवर्क दे रहा है भाई। अब नेटवर्क वाला आंसर चाहिए तो इस ई का वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, क्या दिक्कत है, डालो एम जी प्लस क्यू, और ई का वैल्यू कितना, एम जी बाई क्यू, एम जी बाई क्यू, तो इससे क्यू से क्यू कटा, मतलब ये एम ए, तो बचा क्या, एम जी, मतलब 2mg बराबर एम ए। ले भाई एम से एम कटा, एक्सेलरेशन आ गया 2g। देख भाई 5G के ज़माना में 2g आंसर आ रहा है, देख रहा है क्या विचित्र, मतलब अंबानी जहाँ से देख लिया ना इसको इस 2G को 5G में बदल देगा, मतलब सवाल को चेंज कर देगा अंबानी, बोलेगा साले 5G के ज़माने में तो 2G आंसर ला के दे रहा है सीधा गोली से उड़ा देगा, ठीक है ना। बोलेगा नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर को, कि इसको छोड़िए मत इस सवाल को, ये जो भी सवाल बनाया है ना उसको मत छोड़िए, ये बदनाम कर रहा है, 2G करते करते 2G बेचवाने लगेगा हमसे, 5G का मेरा सारा सिस्टम में खराब हो जाएगा चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था, मतलब समझ लीजिए कि कुछ उसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी कुछ इक्विलिब्रियम से सोल्व करके आएगा, ठीक है। चलिए इसे फटाफट कीजिए, कर लीजिए, 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। कर लिया आपने, कर लिया। देखो यार मैं कितना भी रटते रह जाऊँ आपसे कि कर लिया आपने, उसके बाद मैं करा देता हूँ, ठीक है, मैं करा दूंगा, मुझे तो आता है क्योंकि मैं पढ़ के आया हूँ, मैं सीख के आया हूँ। आपको पढ़ाने से पहले मैं डेली 3 घंटा पढ़ता हूँ, समझ रहे हो ना। आई स्टडी 3 आवर्स फॉर यू, मैं आपके लिए। आप इतना नहीं कर सकते हो कि थोड़ा देर रुक कर आप इस सवाल को अटैम्प्ट कर सको, नहीं करते हो आप अटैम्प्ट, आप बेईमानी कर रहे हो, समझ रहे हो ना। पहले इस सवाल को अटैम्प्ट करो प्लीज़, हर एक सवाल को अटैम्प्ट करो, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब तक कलम नहीं घिसोगे यार कुछ नहीं हो पाएगा, इस बात को समझो। तुम कलम घिसना ही नहीं चाहते हो कि सब कुछ मैं ही सोल्व कर दूँ, ठीक है भाई, तुम एक काम करो ना, तुम बेड पे लेट जाओ, वहीं पे सब कुछ करो, समझ रहे हो ना। स्नान, जितना नहाना धोना सब कुछ करो वहीं पे, हर चीज़, बस उठना बैठ जाना, हर चीज़, तो बाथरूम सब वहीं पे लगा दिया जाएगा, सब कुछ खाना पीना खिलाया जाएगा, बताओ वहीं पे चम्मच से खाना खिलाया जाएगा, हर चीज़ खिलाया जाएगा, दिया जाएगा, तुम बस पड़े रहोगे। कपड़ा भी तुम्हारी मम्मी तुमको पहना देगी, तुमको नहवा भी देगी। बताओ ऐसी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है? उससे अच्छा तुम मर जाना। सवाल करो यार, सवाल करो। मैं सब कुछ परोस के तुमको दे ही दूंगा तो तुम क्या करोगे? तुम भेली करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। भाई एग्ज़ाम निकालना है तेरे को, एग्ज़ाम, बात को समझता क्यों नहीं है तू भाई? एग्ज़ाम निकालना, एग्ज़ाम ऐसे ही नहीं निकल जाएगा, लिखना पड़ेगा, उसके लिए कलम घिस घिस कर पागल हो जाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं तेरा वक्त आएगा। अच्छा वक्त लाने के लिए ना बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है, और ये सवाल घिसना ना है एक थोड़े बुरे वक्त जैसा है, मैं समझता हूँ। चाहता है कि अभी सब कुछ पा लूँ, शॉर्टकट में चला जाऊँ, नहीं कुछ होगा। शॉर्टकट का रास्ता कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं है। देख ले आज तक कोई भी शॉर्टकट से आगे बढ़ा गया। वो एक गाना आया था ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, क्या हुआ? एक गाना उसका आया, 2 गाना आया, फ्लॉप हो गया। उसके बाद वो आया ना, वो कच्चा बादाम आया, ख़त्म हो गया। लेकिन जो आज तक लॉन्ग लास्टिंग तक अड़ा हुआ है, मतलब परमानेंट सक्सेस में है अभी तक, मतलब सक्सेसफुल लोग हैं, वो देखो कि बहुत पहले से मेहनत कर आ रहा है, लॉन्ग टर्म मेहनत किया है, कोई शॉर्ट टर्म मेहनत से नहीं आया है। तो तेरे को अगर समझ रहा है कि तेरे को मतलब ये सवाल, मतलब ऐसा सवाल आ जाए एग्ज़ाम में और तू बना ले, तो तेरे को यहाँ पर भी वैसे ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी सवाल आया, हाँ सर सोल्व कर दीजिए ना, मैं ही सबका पेपर सोल्व करने जाऊँगा कि तुमको खुद करना है, ठीक है ना। देखो मैं सोल्व करता हूँ इस सवाल का जवाब। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 मिलीग्राम रिमेन्स फ्रीली इन एयर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 4 न्यूटन कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। देखो यहाँ पे एक चार्ज है 2 मिलीग्राम का, जिसका मास 2 मिलीग्राम है, ठीक है ना। सॉल्यूशन करता हूँ। मान लो कोई चार्ज होगा, ठीक है, जिसका मास है 2 मिलीग्राम, ठीक है ना। कितना? 2 मिलीग्राम है, तो 2 mg लिख दे रहा हूँ, 2 mg, ठीक है ना। कंफ्यूज हो जाओगे यार, तो बोलोगे कोई फोर्स तो नहीं है। तुम बस इतना समझो 2 मिलीग्राम का एक फोर्स है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है ना। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, इसका मास है 2 मिलीग्राम, मिली
ग्राम, ठीक है, 2 मिलीग्राम। और नीचे तो mg तो लगेगा, सही सी बात है, जितना मास है उतना g। अब बोल रहा है कि ये फ्रीली है एयर में भैया, रिमेन्स फ्रीली इन एयर, मतलब इसको मैं हवा में ऐसे लटका दूँ, हवा में ऐसे लटक रहा है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे हवा में ऐसे लटक रहा है, फ्रीली है एयर में, तो ऊपर मेरा हाथ का एक फोर्स लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, दोनों बैलेंस है, तभी ये रिमेन फ्रीली है एयर में। यहाँ से मतलब घसक भी नहीं रहा है, देख रहे घसक रहा है, थोड़ा हल्का तो हिलेगा, इसी सी बात है, नहीं घसक रहा है ना, तो ऐसे ही रिमेन फ्रीली है, मतलब ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बोल रहा है कि स्ट्रेंथ है जिसका 4 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, और नीचे mg लग रहा होगा, तभी ये हवा में लटका हुआ है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, 4 न्यूटन पर कूलम, मतलब ये इसके इक्वल है, तभी ये लटका हुआ था, ये इसके इक्वल कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मतलब कुछ फोर्स लग रहा होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना है लेकिन इधर फोर्स भी तो लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, तो एफ लगेगा ना, एफ लगेगा, एफ ये mg के बराबर होगा, मतलब QE जो हो ना ये mg के बराबर होगा। तो यहाँ से अपने को निकालना क्या, चार्ज डिटरमाइन करना है, तो Q का वैल्यू निकालना है, निकाल दो, mg बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करना है, mg बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, आप अपना वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब Q के जगह पे हम लिखते हैं m का वैल्यू कितना है 2 मिलीग्राम। अब मिली का वैल्यू कितना होता है, डेसी सेंटी मिली 10⁻³ मिली 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 10⁻³ मिली 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 10⁻³ और जी का वैल्यू 10, लेकिन मिलीग्राम था ना भाई, और ई का वैल्यू तुम कितना डालोगे, 4 न्यूटन पर कूलम, 4 न्यूटन पर कूलम डालोगे तो तुमको पता होना चाहिए न्यूटन में केजी आता है भाई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है ना, तो यहाँ पे तो मिलीग्राम है, तो तुम तो मिली को ग्राम में चेंज कर दिए, लेकिन तुमको अगर ग्राम को केजी में चेंज करना है तो ऊपर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आवश्यक है मेरे बच्चे। देखो यहाँ पे अब नीचे 4 आ गया, इसको कटाएंगे, 2 2 जा 4, 2 5 10, 5 और 3 3 6, मतलब 5 × 10⁻⁻6 कूलम आंसर। और इसको बोल सकते हो 5 माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रो का जो फैक्टर होता है ना भैया वो होता है अपना 10⁻⁻6, तो इसको 5 माइक्रो कूलम भी तो बोल सकते हो। लेकिन चार्ज का नेचर कैसा आया है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, कुछ नहीं दिया, वो पॉजिटिव है भाई, सही सी बात है, मतलब नेचर कैसा है, पॉजिटिव, मतलब अपना आंसर होने वाला 5 माइक्रो कूलम पॉजिटिव, 5 माइक्रो कूलम पॉजिटिव, यहीं पे धाराशायी हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻6 भी तो बोल सकते हैं माइक्रो को, तो ये भी आंसर होगा, मतलब बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। समझे, कुछ समझे, बुझे हमारे बात को, तो सवाल को अटेम्प्ट करना सीखो, नहीं सीखोगे पलट के अलट जाओगे, ड्रॉप लेना पड़ेगा बार बार, लिख के ले लो मेरा, जल्दी नोट करो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना, जल्दी फटाफट कीजिए, 1 मिनट से ज़्यादा समय इसके लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, जल्दी फटाफट कर दो जल्दी, हो गया, करूँ मैं सोल्यूशन, करूँ ना, देखो यहाँ पे करता हूँ, आंसर को मैच कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि 2 पॉजिटिव चार्जेज ऑफ 1 माइक्रो कूलम एंड 2 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, ठीक है। जैसा जैसा सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे क्या करना है, स्टेटमेंट वाइज अपने को डायग्राम बनाते जाना है सवाल को हलवा करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो एक 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है और एक 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है भैया, ये 1 मीटर अपार्ट है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। चलिए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम एट द मिड पॉइंट ऑफ द 2 चार्जेज विल बी, मतलब यहाँ पे माइक्रो कूलम में माइक्रो कूलम है, लेकिन अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर किस में देना है, न्यूटन पर कूलम में, ठीक है ना। तो न्यूटन पर कूलम में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए इसके मिड पॉइंट पे, इस चार्जेस के मिड पॉइंट पे, मतलब ये 1 माइक्रो कूलम चार्ज और ये 2 माइक्रो कूलम चार्ज, इसके मिड पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, निकल जाएगा, बहुत आसान है। कैसे निकलेगा मैं बताऊँ, KQ/R², KQ/R², क्या दिक्कत है, सीधी बात है। अब देखो कैसे, अब इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव है। अब इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर आएगा, कितना आएगा, K/2, मतलब क्यों ही समझो ना इसको, क्या दिक्कत है, क्यों समझो इसको, क्यों समझो इसको, ठीक है ना, क्यों समझो, ऐसे करो, ऐसे क्यों नहीं, इसको K/2 ही माइक्रो कूलम रखो, 2/R², मतलब 1 का स्क्वायर, लेकिन 1 का स्क्वायर लिखोगे यहाँ पे तो एक काम करो, यहाँ पे ऐसे मत लिखो, मैं यहाँ पे एक ऐसे लिखता हूँ, देखो इधर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो 2 के चलते आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा ना भाई, यहाँ पे कितना मैं लिखूंगा, इस 2 के चलते तो E2 लिख रहा हूँ इसके लिए, ठीक है ना, E2, और इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये इधर आएगा, ठीक है ना, ये E1 लिख रहा हूँ, 1 माइक्रो कूलम के चलते इधर आया इलेक्ट्रिक फील्ड और 2 माइक्रो कूलम के चलते इधर आया मिड पॉइंट में, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं ना, अब बोल रहा है कि मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको वैल्यू बताना है, तो कितना होगा, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सी बात है। तो देखो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना आया है, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, जो E1 E2 लिखा इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, E2 कितना है भैया, E2 देखो कितना है, E2 है अपना KQ/R² होता है ना, सीधी बात है, K/2 इंटू माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6/R², मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो E1
E1 इधर होगा, सही से बात है, E1 इधर होगा तो E1 हम ऐसे डिनोट करेंगे ना, यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। तो E1 कितना होगा अपना, ये हो जाएगा K इंटू 1, क्योंकि E1 होगा इधर होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से और ये होता है इसीलिए इधर होगा, और E1 का वैल्यू होगा K इंटू 1 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रो को चेंज करना अपने को मीटर में, समझ में आ रहा ना, देखो यहाँ पे। तो ये हो गया 10⁻⁶ बटे, मतलब सॉरी यहाँ पे 1 का स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी बहुत गलती हो गया, सॉरी, हाफ का स्क्वायर होगा। क्या है भाई, क्या है कि डिस्टेंस हाफ है ना, डिस्टेंस हाफ है ना, जो डिस्टेंस हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इसका हाफ है, इसका भी हाफ है, ये हाफ हो गया, हाफ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब तुम एक बताओ, मजबूती से बताओ किसमें से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा तो ये है भाई, क्योंकि यहाँ से 2 का फैक्टर है इतना में और यहाँ पे तो 1 का फैक्टर, तो बड़ा ये है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट अपना इधर आने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। डायरेक्शन ही पूछ देता आपको तो आपको ये वाला डायरेक्शन बताना पड़ता, ये वाला डायरेक्शन बताना पड़ता कि इधर आता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, वो आएगा कितना, अब यहाँ पे निकाल दो, सही सी बात है, सोल्यूशन तो उधर हो ही रहा है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ई नेट कितना आएगा, E2 माइनस E1, सही सी बात है, E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर। तो E2 वेक्टर की तरह इधर है ना, तो ये है अपना वेक्टर, मत लगाओ, वेक्टर नहीं लगाओ चलेगा, क्योंकि पहले तो डायरेक्शन के साथ हम खेल कर ही चुके हैं, तो वेक्टर काय को लगाना, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4, तो 4 2 जा 8 के इंटू 10⁻⁶ माइनस, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 के इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, 10⁻⁶, 4 के 8 के, तो 4 के इंटू 10⁻⁶ कॉमन। अब ये आ जाएगा अपना 2 आएगा ना, 4 के निकाले तो 2 आया -1, ये कितना आ गया अपना 4k इंटू 10⁻⁶। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 में से 1 आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 4k है, लेकिन ऑप्शन में तो k के फॉर्म में नहीं दिया, तो k को हम बदल लेते हैं। k का वैल्यू आप जानते हो ना कितना होता है, 4 इंटू k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, मतलब यूनिट से मैच करा है तो यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, इंटू 10⁻⁶। अब हो जाएगा 4 9 36 गुना 10 का पावर 3, मतलब इसको लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁴। जब भी आप इधर से एक डेसिमल लोगे इधर एक पावर बढ़ जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो यहाँ पे कितना आंसर हुआ, 3.6 इंटू 10⁴। कितना इजी सवाल था, बहुत ज़्यादा इजी था ना, बस थोड़ा सोचते जाना, जो सवाल बोले ना उसको सोचते जाइए, करते जाइए, फॉर्मूला लगाते जाइए, जवाब फटाफट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी 4 क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है ना। बहुत धैर्य से सवाल को करते जाइए, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आपको 1 मिनट का समय मिलता है इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी फटाफट कीजिए, कीजिए। कर रहे हैं ना सवाल, सच में कर रहे हो कि नहीं, बहुत मारूंगा नहीं करोगे तो, जल्दी फटाफट करो। कर दिया ना, देखो मैं करता हूँ, पॉज करके करना है, सही सी बात है। मैं आपके लिए 1 मिनट नहीं रुक सकता भाई, सबके लिए 1 मिनट रुकूंगा, 10 सवाल के लिए 10 मिनट ऐसे रुक जाऊँगा। बोलोगे तुम सर इतना ज़्यादा भाषण करते हैं, इससे अच्छा 1 मिनट रुक जाइएगा, सबसे अच्छा रहेगा ना भाई। भाषण करना जरूरी है ना, मन भी कहाँ तुम लोग का लगेगा भाषण नहीं करूँगा तो, थोड़ा सा तो लेक्चर देना जरूरी है, मतलब लेक्चर में लेक्चर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाई E इक्वल टू k डैश बाई x³ i कैप, द डायमेंशन ऑफ k r। चलो भाई डायमेंशन पूछ रहा है k का, कैसे निकलेगा भाई। k का डायमेंशन तो हमको आता है ना, k का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यहीं पढ़े हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर के अनुसार हम निकाल देंगे डायमेंशन, k का आ जाएगा आंसर। k का डायमेंशन पूछ रहा है ना, k डैश का, सॉरी k डैश का, ये जो k डैश है इसका डायमेंशन पूछ रहा है, कैसे निकाले भाई, वो नहीं होगा, समझ में आ रहा। देखो यहाँ पे कैसे होगा सोल्यूशन, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर k डैश बटे x³ i कैप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें इससे, कंपेयर विथ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का असली फार्मूला क्या है, KQ बटे R³ R फैक्टर, कोई शक नहीं। तो R वेक्टर मतलब ये कोई वेक्टर होगा, तो I कैप से R वेक्टर मैच कर गया, R³ से x³ मैच करेगा, KQ से k डैश मैच करेगा, मतलब k डैश बराबर ऑन कंपेयर विथ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ऑन कंपेयर विथ, इसको डाल दो इधर, मैचिंग ब्रैकेट होना जरूरी है ना, ऐसे तभी तो पता चलता है हाँ डायमेंशन फार्मूला लिखा हुआ है। वो तो शॉर्टकट में हम लोग पढ़ाने के लिए ऐसे कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड्स नहीं है, नीट है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो k डैश KQ के बराबर मैच कर रहा है। अब ये कैसे आया एक बार और बताता हूँ आपको। देखिए अपना इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है कि k मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k डैश अपॉन x³ i कैप, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए, अपना ये ओरिजिनल फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बटे R³
इंटू ऊपर आर वेक्टर, ठीक है ना। तो ये आर वेक्टर अपना आई कैप है, आर क्यूब से एक्स क्यूब मैच किया और के डैश से के क्यूब मैच करेगा, क्योंकि इसके लिए मैचिंग के लिए बस यही बच रहा है ना, इसका मैचिंग तो इससे हो गया, इसका मैचिंग तो इससे हो गया, इसके लिए ये बच रहा है, तो ये तो इसके बराबर हो गया। मतलब के डैश का डायमेंशन पूछ रहे हो तो ओरिजिनली आप के क्यू का डायमेंशन पूछ रहे हो भाई, के क्यू का डायमेंशन निकाल दो। के का डायमेंशन कितना होता है, निकालो के का डायमेंशन। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ से इससे देख के हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो के का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml इसका हो जाएगा ml(t-2) और L2 हो जाएगा इसका L2 और नीचे कूलम्ब स्क्वायर दे रहा है, मतलब कूलम्ब स्क्वायर मतलब चार्ज, चार्ज का स्क्वायर मतलब Q = IT, मतलब A²T²। अब इसमें कट्टम कुट्टी खेल लेना है, कट्टम कुट्टी खेलने के बाद आपका आंसर आएगा। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, कट्टम कुट्टी खेलने के लिए कुछ नहीं कटेगा, ठीक है ना, अब कुछ नहीं कटेगा, सबको ऊपर भेजना पड़ेगा अपने को। तो K = लिखेंगे हम m, L नहीं है, हाँ L है तो L3 ml3 t-2 और एक t ऊपर जाएगा तो t-4 और a-2, मतलब ml3 t-4 a-2। ये तो डायमेंशन k का हुआ भैया, लेकिन अपने को k डैश का निकालना है, मतलब k q का निकालना है। तो k का डायमेंशन तो आपने निकाल दिया कि m, ये हुआ L3 t-4 और a-2, ठीक है ना, a-2 ऊपर गया तो ठीक है। अब q का डायमेंशन क्या होता है यहाँ पे डालो, निकालो, सही सी बात है। इसका डायमेंशन कितना आया, ml3 t-4 a-2। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ना। देखो यहाँ पे अब Q का डायमेंशन क्या होता है, Q का डायमेंशन जो होता है अपना Q = IT, मतलब AT, सही सी बात है। अब जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे, सही सी बात है। तो जो इसको है पसंद के डैश को, मतलब के क्यू का डायमेंशन ही अगर ये चाहता है तो चलो यही निकाल देते हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अपना आंसर आएगा। अब m है तो m डालेंगे, L3 है तो L3 डालेंगे, t-4 है और t है तो t-3 हो जाएगा और a-2 है तो a-3 हो जाएगा, मतलब ml3 t-3 a-3 ml3 t-3 a-3 ml3 t-3 a-3। ऑप्शन नंबर मैच ही नहीं कर रहा यार। ml4 है, L4 कहाँ से आएगा भाई, कुछ गलती क्यों क्या, न्यूटन का ml(t-2) मीटर स्क्वायर L2 कूलम्ब स्क्वायर a²t², ठीक है। तो ml3 ठीक है, ml3 t-4 a-2, ठीक है, ये भी ठीक है, ml3 t-4 a-2, हाँ ये भी ठीक है, और at Q = IT होता है तो at, तो ml3 ठीक है, ml3 हो गया, t-4 और एक t है तो t-3 हो जाएगा और a-1 होगा ना, सॉरी a-1 होगा ना, यहाँ पे गलती किया भाई, मैं सोच रहा हूँ कैसे हो, ml3 t-3 ml3 t-3 मैच क्यों नहीं कर रहे हैं सर, ml4 कैसे हो जाएगा, रुको देखने दो तो, ml3 होना चाहिए। रुको मेरे पास किताब भी नहीं है जिससे मैच कर सकूँ, जहाँ से सवाल लिखा है मैं क्या करता हूँ ना, मैं मैचिंग कर लेता हूँ। के का ये फार्मूला सही है, सही है, आंसर होना चाहिए ml3 t-3 a-1, ml4 नहीं होगा, ml4 नहीं होगा। L4 कैसे आ जाएगा, यहाँ पे L4 तो आ नहीं सकता, क्योंकि देखो ml(t-2) यहाँ पे चेक करोगे तुम ml(t-2), तो ml(t-2) ये हुआ न्यूटन का, मतलब फोर्स का, m² मतलब L2 और कूलम का a²t², ठीक है ना। तो ml3 तो यहीं पे है और L का फैक्टर को याद नहीं रहा तो ml3 होगा, ठीक है ना। ml3 कर दो इसको, ml3 को दो अपना ऑप्शन नंबर ये हुआ। बहुत आसान था ना, बहुत ज़्यादा आसान था ना। क्या करना था, बस आपको कंपेयर करके आंसर लाना था। ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत बार किए होंगे, क्लास 10 में, क्लास 9 में किए होंगे भाई। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। इस सवाल को पढ़िए, 10 सेकंड में आपको आंसर नहीं मिलता है ना तो पढ़ना छोड़ दीजिए आप। बोलोगे सर डिमोटिवेट कर रहे हो आप, सवाल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। जल्दी फटाफट, हो गया, कर लिया आपने। देखिए मैं करता हूँ। अब आप एक बात बताइए, सवाल पढ़ने के बाद आपको क्या लगा। सवाल पढ़ने के बाद, इस डायग्राम को देखने के बाद जितना समय लगता है आपको पढ़ने में, 40 सेकंड लग जाए पढ़कर इस सवाल को देखने में, उसके 10 सेकंड में आंसर नहीं आता है तो समझ लीजिए सही नहीं कर रहे हैं आप। पेन घिसिए। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, बोलता है कि फॉर द गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी, मतलब ए पे डायरेक्शन फील्ड आपको बताना है। मतलब इस पॉइंट पे, ये जो ए पॉइंट है, इस पे आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा तो होगा किधर, तो ये क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो क्यू से एक तो इधर गया, इस माइनस क्यू के तरफ आया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से अब ये गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्स की तरफ जाएगा इस चार्ज से, और इस माइनस क्यू से जेड की तरफ जाएगा, तो ये और ये गया तो इसके बीच में ही तो कहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स ए वाई आंसर होगा अपना, टुवर्ड्स ए वाई। कितना आसान सवाल था, बताओ कितना आसान सवाल था। जब बोल रहा भैया क्यू से तो इधर गया,
क्यू से तो ऐसा ही है, और ऐसे जाने के बाद फिर अपना जेड इधर आया, सीधी सी बात है। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना इधर गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, तो नेट कहीं इसके बीच में होगा, कहीं इधर, कहीं बीच में होगा इसके, टुवर्ड्स ए वाई। बहुत आसान सवाल है ना, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। ना मूविंग टुवर्ड्स और ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा क्या बोले, मतलब सारे सवाल जो हैं वैसे ही हैं, लेकिन अच्छा इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, मतलब हर एक चीज़ का यूज होगा, जितना भी पढ़ाया है ना उसमें थोड़ा यूज होगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। पॉज करके कर दीजिए फटाफट, कर दिया आपने, करूँ मैं सोल्यूशन, करूँ ना, देखिए यहाँ पे करता हूँ। क्वेश्चन अपना कि -1 × 10⁻⁶ चार्ज कूलम्ब चार्ज इज ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 10⁻⁶ kg, ठीक है। चलो एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, मान लो एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, चलो एक ड्रॉप ऑफ वाटर है। वाह यार, इतना अच्छा ड्रॉप मैंने बना दिया। सर बलून लग रहा है सर, अरे बलून थोड़ा ऐसा होता है, बलून में थोड़ा सा इस पर ऐसे होता है, नहीं बनाऊंगा। चलो ड्रॉप ऑफ वाटर है, ठीक है ना। अब इसका चार्ज कितना है, ये निगेटिव चार्ज है, मतलब इतना तो बूझ लो भाई कि ये निगेटिव चार्ज है। चलो निगेटिव चार्ज है, जो भी उसका दिया हुआ अमाउंट वो ऊपर लिखा हुआ है 1 × 10⁻⁶, ठीक है ना। अब बोल रहा है देन इसका मास है 10⁻⁶ kg, मतलब मास भी है कुछ, ठीक है। व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड ऑन द ड्रॉप सो डैट इट इज इन बैलेंस्ड कंडीशन विथ इट्स वेट। इसका वेट किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा mg, कोई शक इसमें, कोई शक नहीं। अब बोल रहा है कि क्या इसमें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करें कि इसका जो है ना वेट बैलेंस हो जाए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे कि इसका वेट बैलेंस हो जाए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे भाई बताइए ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, माइनस चार्ज के तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना इधर लगेगा, कोई शक इसमें, कोई शक नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होता है ना वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बताया था ना आपको। तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऊपर लग जाएगा, और जब फोर्स ऊपर लग जाएगा भाई, जब फोर्स ऊपर लग जाएगा तो फोर्स जो होना चाहिए, अगर mg को बैलेंस कर देगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप निकाल लोगे, क्योंकि बोला ना बैलेंस्ड कंडीशन में निकालना है, यहाँ पे सवाल में बोल दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, अब बैलेंस कर लेते हैं, F बराबर mg लिख देते हैं, F बराबर mg। अब F का वैल्यू अपना Q × E बराबर m × g। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है, तो mg/q हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब मास का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू है अपना 10⁻⁶ kg इंटू g का वैल्यू कितना है 10 बटे q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू है -1 × 10⁻⁶। लेकिन माइनस जो था ना बस फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए था, माइनस का कभी भी इसमें यूज नहीं होता, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे लिखने 10⁻⁶, मतलब ये सही है गया, मतलब 10 न्यूटन पर कूलम्ब, और फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवार्ड डायरेक्शन में, सॉरी अपवार्ड नहीं, मतलब फोर्स अपवार्ड लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, वोल्ट पर मीटर अपवार्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे लगेगा ना, हाँ यहाँ पे पूछा क्या, तो यहाँ पे डाउनवार्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा ना, व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड, तो अपना आंसर कौन सा हो गया 10 वोल्ट पर मीटर डाउनवार्ड, 10 वोल्ट पर मीटर, हाँ अपना ये आंसर हो जाएगा, डाउनवार्ड है ना, ऑप्शन नंबर ये आया, समझ में आया। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देख लो, यहाँ पे बोले सर न्यूटन पर कूलम में, यहाँ पे वोल्ट पर मीटर, बताया था ना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, एक होता है न्यूटन पर कूलम्ब, एक होता है वोल्ट पर मीटर। तो आप इसको जो है ना, इसको 10 मीटर तो अच्छे से लिखो, इसको 10 वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, 10 वोल्ट पर मीटर डाउनवार्ड। कहाँ से आया सर, कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, फटाक से निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें नॉट करेक्ट है, ठीक है ना। नॉट करेक्ट छांटना है आपको, तो नॉट करेक्ट के लिए आपको सारे स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से रीड करना होगा और पता लगाना होगा कि कौन इसमें गलत है, ठीक है ना। चलिए रीड करते हैं। आपने कर लिया ना, आपके करने के बाद ही मैं करूँगा, कर लिया ना, सच में ना। देखो यहाँ पे करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q0 इज गिवन बाई Q/4πε0 r²। हैं, ये तो आप ये देते थे, ये नंबर देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ, ये क्या देखो, पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे तो कैसे लिखते थे कि Q/r², Q0 है तो Q0/r² हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है भाई, K का वैल्यू लिखा हुआ है 1/4πε0 Q0/r², Q0 1 है तो 1 × Q0/4πε0 r²। सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है, गलत छाड़ना है आपने को, तो ये सही है स्टेटमेंट, गलत कौन सा है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड बिकम्स 1 अपॉन घुमा के, अरे बाप रे, ये घुमा के दिया हुआ ना, घुमा के कैसे होगा, घुमा के तो आर, मतलब घुमा के नहीं, मतलब एप्सिलॉन आर होता था यहाँ पे टाइम्स ऑफ दैट इन फ्री स्पेस। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो एप्सिलॉन आर होता था ना, वो रिलेटिव परमिटिविटी होता था या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही होता था। हम कुछ भी नाम दे दे भाई यहाँ पे, लेकिन उसका हम मेंशन तो किया ना कि हाँ इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बोला जाता है।
आप ध्यान दीजिएगा कि इसको मैंने इसलिए कराया है ना, इस स्टेटमेंट को इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में, बहुत सारे मतलब चैप्टर में नहीं, बहुत सारे बुक्स में आप जो जैसे बहुत सारा बुक पढ़ेगा तो उसमें जो है ना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एप्सिलॉन आर से लिखा जाता है उसको घुमा के के भी लिख देता है, तो आप फंसिए नहीं, इसलिए मैंने दिया, ठीक है ना। घुमा के को यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बोला जाता है या इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। आप इसे दोनों बोल सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये भी सही है क्योंकि ये सही तो था ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, मतलब फ्री स्पेस में जितना होता था ना उतना टाइम्स, मतलब जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का होता था उतना टाइम्स नीचे कम हो जाता था। ये तो बताया हूँ, इस पर क्वेश्चन भी कराया हूँ बहुत अच्छा खासा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जैसा ही है ये, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, सही बात है, नेगेटिव चार्ज के तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, नेगेटिव चार्ज है तो इसके तरफ होगा, इसके तरफ होगा, इसके तरफ होगा, और पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, दूर होगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा, ये बताया हूँ, पॉजिटिव चार्ज से दूर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एंड ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, सही बात है भाई, तो ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन अपने को गलत ऑप्शन छाटना है, आंसर कौन सा होगा, फोर्स ऑन एनी पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गलत हो गया अपना ऑप्शन, मतलब ये अपना आंसर हो जाएगा। कैसे, ये ऑप्शन कैसे गलत है, सी बात बताएं आपको, डी का सोल्यूशन यहाँ पे देता हूँ, एफ बराबर क्यू वी होता था ना, एफ बराबर क्यू वी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पे बोल रहा है कि अपोजिट, मतलब मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट में फोर्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पॉजिटिव चार्ज है तो इसको लिखोगे एफ बराबर प्लस क्यू ई, मतलब प्लस ई, मतलब एफ जो है ना, एफ का जो डायरेक्शन होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई के डायरेक्शन में होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ ई, एफ इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ ई। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव के चलते अपना हो जाता मतलब अपोजिट ऑफ ई, समझ में आ रहा ना, अपोजिट ऑफ ई, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे अलोंग लिख देते, मतलब इन द सेम डायरेक्शन लिख देते तब सही होता ऑप्शन, या यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज डाल देते तब यहाँ पे सही हो जाता ऑप्शन है, ठीक है ना। आया समझ में आपको, ये तो कराया हुआ सवाल है यार, ये तो स्टेटमेंट मैं आपको कराया हूँ इसलिए दे दिया, ये कहीं भी आ सकता है, सर्टन रीजन स्टेटमेंट वाइज फिल इन द ब्लैंक्स कहीं भी आ सकता है सवाल, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे, ये क्वेश्चन है अपने दिन का, मतलब आज का जो लेक्चर है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आप कर देते हैं तो फटाफट अगर जो कर देगा ईमानदारी से उसको मैं कहता हूँ 10 रुपये पेटीएम करूँगा या फ़ोनपे करूँगा, ठीक है ना, या गूगल पे करूँगा, 10 रुपये करूँगा अगर इस सवाल को कर दोगे तो। अगर नहीं करते हो तो तुमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो इस सवाल को जल्दी फटाफट करो, और जो कर लेगा, समझ में आ रहा, जो कर लेगा ईमानदारी से वो क्या करेगा, कमेंट करेगा, ठीक है ना, उसको मैं पेटीएम कर दूंगा, गारंटी पेटीएम करूँगा अगर किया होगा तब, ठीक है। अगर नहीं किया होगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा अपना फ़ोनपे नंबर, उस पर आपको पैसा भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 रुपये चैलेंज लगा लो, लगा चैलेंज लगा लिया ना। देख यहाँ पे देख, अब सवाल देख, 2 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1 ग्राम एंड कैरिंग सेम चार्ज 10⁻⁻9 कूलम आर सस्पेंडेड बाय थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जो सवाल हो रहा है उसका अनुसार डायग्राम बनाया जाए। अब इक्वल लेंथ के थ्रेड से 2 चार्ज सस्पेंडेड है जिनका मतलब मास 1 ग्राम है, इसका भी मास 1 ग्राम है, लेकिन इसका 10⁻⁻9 कूलम है, इसका भी 10⁻⁻9 कूलम, यही ना दिया हुआ, हाँ सेम दिया 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है ना। अब बोल रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज 0.3 सेंटीमीटर। अब 0.3 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ ए स्फीयर के बीच में 0.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 0.3 सेंटीमीटर का, चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इन इक्विलिब्रियम देन द इंक्लिनेशन ऑफ थ्रेड विद द वर्टिकल विल बी, मतलब ये जो सारा सिस्टम जो है ना पहले से ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, क्योंकि लिख रहा है ना इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम, तो इंक्लिनेशन मतलब थीटा क्या होगा, यहाँ से 2 थीटा बनता था अपना, एक थीटा बनता था ये, एक थीटा बनता था ये, मतलब ये मान लो थीटा 1 तो ये थीटा 2, सही सी बात है। तो थीटा को कुछ जानना ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे थीटा बनता था तो मान ले थीटा ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ थीटा के बारे में नहीं दिया तो इक्वल मान लेंगे, ठीक है ना, मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देख क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूँ तेरे को। क्वेश्चन बोल रहा है 2 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1 ग्राम, दोनों का मास 1 ग्राम है, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स है, ठीक है ना, मतलब रेडियस हर चीज़ सेम होगा, आइडेंटिकल बोल दिया तो, ठीक है ना। अब देख यहाँ पे बोल रहा है दोनों का चार्ज जो है 10⁻⁻9 कूलम है, सस्पेंडेड है 2 थ्रेड से, इक्वल लेंथ के थ्रेड से, मतलब इसका भी लेंथ L तो इसका भी लेंथ L, नो प्रॉब्लम। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए स्फीयर इज 0.3 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो 0.3 सेंटीमीटर है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और इन इक्विलिब्रियम लिख रहा है, देन पूछ रहा है इंक्लिनेशन ऑफ द थ्रेड विद द वर्टिकल विल बी, मतलब एंगल पूछ रहा है। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, इंक्लाइंड कितने डिग्री के एंगल पे है ये वर्टिकल से कितने डिग्री के एंगल पे, तो बोल रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहा है, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन हम एक फार्मूला लिख देते हैं, आपको पता है इससे पहले आपको एक मतलब सेपरेट ही लेक्चर दिया हूँ भैया, पेंडुलम प्रॉब्लम पे दिया हूँ ना, अगर नहीं देखोगे तो जाकर पहले उस लेक्चर को देखो, गारंटीड कहता हूँ ये सवाल जो है ना आपको चिंदी चोर जैसा लगेगा, इसलिए मैं 10 रुपये का 12 बजे लगाया था, जो देखा होगा लेक्चर गारंटी कहता हूँ मैं,
वो तो कर दिया होगा भाई, लेकिन तू नहीं किया होगा क्योंकि तू लेक्चर जाकर देखा ही नहीं है। पेंडुलम प्रॉब्लम पे ना पूरा एक मतलब 50 से 55 मिनट का एक वीडियो है, बहुत अच्छे से उस पर 2-3 क्वेश्चन कराया हूँ, और पेंडुलम प्रॉब्लम का हर एक जो है ना परखच्चा जो होता है ना छुड़ा दिया हूँ, मतलब हर एक चीज़ उससे निकाल कर, उस डायग्राम से, पेंडुलम प्रॉब्लम के डायग्राम से हर एक चीज़ जो निकल सकता है ना, जैसा भी सवाल निकल सकता है, जैसा भी कॉन्सेप्ट निकल सकता है, हर एक कॉन्सेप्ट को निकाला और तेरे सामने डाल दिया है। जाकर उस लेक्चर को देख के, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा, जाकर देख के मज़ा आ जाएगा तेरे को। देखना इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू Fe/mg लिख रहे थे ना। Fe क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, mg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अपना लगेगा mg और इधर कहीं लगेगा Fe। अब बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि क्यों होगा Fe/mg, अब ये सीखना है तो जाना पड़ेगा पेंडुलम प्रॉब्लम के लेक्चर में, समझा। tan थीटा इक्वल टू Fe/mg होगा, तो Fe/mg होगा तो Fe हो गया k q1 q2 बटे r स्क्वायर, और ये mg। अब यहाँ पे हम सब वैल्यू डालेंगे, इधर लिखेंगे tan थीटा, अब यहाँ पे सब वैल्यू डालेंगे तो आंसर आएगा, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं। tan थीटा इक्वल टू k का वैल्यू 9 × 10⁻9, q1 का वैल्यू, q1 कितना है 10⁻9, q2 कितना है 10⁻9, क्योंकि दोनों इक्वल चार्जेज है ना, ठीक है ना, बटे r स्क्वायर का बात कर रहा है तो आपको 0.3 सेंटीमीटर में दिया तो इंटू 10⁻2 करना पड़ेगा, तब जाकर खेला होगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर हो गया। अब इंटू करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ mg भी तो डालना है, तो मास कितना है 1 ग्राम है, लेकिन आपको केजी में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 ग्राम मास है, तो मास 1 ग्राम है तो 1, और केजी में चेंज कीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा 10⁻, ग्राम को केजी में चेंज करना है तो 10⁻, यहाँ पे ग्राम को केजी में तो 10⁻3 चला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 1 हुआ तो m हो गया, m का मास तो आपने लिख दिया। अब g का वैल्यू है 10, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, ठीक है ना, तब जाकर इसका आंसर आएगा, क्योंकि आंसर तो ऐसे दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पे अब इसका करेंगे 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻−9 इंटू 10⁻−9 इंटू 10⁻, अब देखो यहाँ पे 10⁻3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 0.3 है, एक बार और 0.3 आएगा, फिर 10⁻4 आएगा, क्योंकि 0.3 इंटू 0.3, फिर ये 10⁻2 का स्क्वायर करना 10⁻4 इंटू 10 आएगा, ठीक है ना, 10 आएगा। अब इसको हटाओ तो यहाँ 10⁻2 आ जाएगा एक, कोई सा। अब कटम को खेल दें, 3 तिहाई 9 गया, 3 तिहाई 9 होता है, 9 से 9 गया, 10 का पावर 9 से 10 का पावर -9 गया। अब क्या कर सकते हैं, 10 का पावर -4 और 3 2 5, हाँ यहाँ पे हो सकता है, यहाँ -4 है ना, 3 2 5 और 3 2 5 4 9, हाँ ये भी गया भाई, ये भी गया, तो 1/10 आ गया, 1/10। मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना आया, tan थीटा का वैल्यू आपका आ गया 1/10, मतलब ये 0.1 आया। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो कि tan इनवर्स इज इक्वल टू, मतलब सॉरी tan इनवर्स नहीं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.1। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ही है। बताओ इसमें आपको खास क्या करना पड़ा, कुछ नहीं। मतलब आपको नीट में ये सवाल सोल्व करना हो तो जस्ट आपको tan थीटा इक्वल टू Fe/mg लगाना है, इतना कुछ झमेला करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा ना, डायग्राम बनाओ, ये करो वो करो, डायग्राम तो पहले से बना है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को मतलब इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको ये सब झमेला नहीं करना पड़े भाई। वहाँ पे समय बचाना है। यहाँ पे आप 20 स्टेप में करो तो वहाँ पे मात्र 4 स्टेप लगना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, पूरा 5 गुना जो है ना आपको घटा देना है, मतलब 5 गुना स्पीड बढ़ा देना है अपना, मतलब सोचने समझने की शक्ति बढ़ा देनी है, स्पीड बढ़ा देनी है, हर चीज़ बढ़ा देनी है। समझ रहे हैं ना। तो आज के लिए बस इतना ही, 10 क्वेश्चंस हो गए अपने, और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे, उतने मैंने कराए। लेकिन अभी भी मैं नहीं रुका हूँ। अगर अभी भी मेरे को कोई क्वेश्चन मिला इससे रिलेटेड जो लगे कि नीट में आ सकता है, जेई मेंस तक आ सकता है, बोर्ड में आ सकता है, तो मैं ग्रांटेड कहता हूँ क्वेश्चन लाके आपके सामने जरूर कराऊंगा, आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूँगा। ठीक है ना। मज़ा आ गया आज का क्लास करके? बता मज़ा आ गया? बोल जो कि सर परेशान करके रख दियो, इतना क्वेश्चन कौन कराता है, 2-4 क्वेश्चन कराते, थ्योरी पढ़ाते, भागते। अरे ऐसे नहीं ना होगा यार, पूरा करना पड़ेगा, समझा। चल, थैंक यू वेरी मच, लेक्चर देखा तू मेरा। नमस्कार।